हेलो स्टूडेंट, मैं आशा सिंगल अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप इनको ध्यान पूर्वक पढ़ें। चलो तो हम देखते हैं कुछ मोस्ट क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट है, भाषा में साहित्य की भूमिका। साहित्य छपी हुई पुस्तकें हैं जो कि समाज का आईना होती है, यानी कि जो भी समाज में होता है वह हमारे साहित्य में दिखाई देता है, इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। वे सांस्कृतिक दस्तावेज होती हैं जो किसी देश या समाज की संस्कृति को समझने में सहायता करती हैं। कुछ भाषाविदों का मानना है कि किसी भी पुस्तक का कोई अर्थ तब तक नहीं होता जब तक कि पढ़ने वाला उसका अर्थ नहीं निकालता। साहित्य एक कला होती है जो भाषा के विकास में काफी सहायक होती है। भाषा के विकास में साहित्य की भूमिका को हम निम्न प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। साहित्य एक वास्तविक विषय वस्तु होती है। बच्चों को साहित्य को पढ़ने का अनुभव प्रदान करना आवश्यक है, क्योंकि साहित्य से ही उनमें भाषाई कौशलों का विकास होता है जो उन्हें वास्तविक जीवन में प्रयोग करनी होती है। दूसरा है, साहित्य से आपसी अंतःक्रिया प्रोत्साहित होती है। साहित्यिक पुस्तकों की विषय वस्तु में कई अर्थ निहित रहते हैं। इनको पढ़कर बच्चे अपने विचारों को एक दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं, जो कि भाषा विकास की दृष्टि से आवश्यक है। तीसरा, साहित्य भाषा के बारे में जागरूक बनाता है। साहित्य के माध्यम से बच्चों को विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए जा सकते हैं जो कि उनकी भाषा को पढ़ने में सहायता करते हैं। इनको पढ़कर वे भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। अगला है, साहित्य संपूर्ण व्यक्ति को शिक्षित बनाता है। साहित्य की पुस्तकों को पढ़कर बच्चों में विभिन्न जीवन मूल्यों का विकास होता है। इससे उनका दृष्टिकोण बदलता है। साहित्य के माध्यम से बच्चों को कक्षा के बाहर के संसार की जानकारी होती है। अगला, साहित्य बच्चों को अभिप्रेरित करता है। साहित्य का कई देशों और समाजों में बहुत ऊंचा स्थान है, इसलिए विद्यार्थी साहित्य को पढ़कर वास्तविक ज्ञान को ग्रहण करने की भावना को महसूस करते हैं। इसके अलावा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली पुस्तकें बच्चों के लिए उबाऊ होती है, लेकिन साहित्य उन्हें रुचिकर लगता है। उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा के विकास में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त साहित्य विद्यार्थी में विभिन्न भाषाई कौशलों को विकसित करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखो, ये तो हो गया अपना पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन है, कक्षा में वाद विवाद अधिगम। सामान्य रूप से वाद विवाद किसी प्रसंग के पक्ष विपक्ष में छात्र दो दल बनाकर शनिवारीय कार्यक्रम में रखा जाता है। इसमें कक्षा कक्ष की अपेक्षा अधिक समय दिया जा सकता है। कक्षा कक्ष में किसी कथन या पात्र के चारित्रिक पक्ष को लेकर कक्षा में ही उसी कालांश में पक्ष विपक्ष में दो दल बनाकर प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। इसमें विषय वस्तु का क्षेत्र कम होता है। छात्र प्रारंभिक औपचारिकता को छोड़कर सीधे विषय के पक्ष या विपक्ष में अल्प काल में ही विचार प्रस्तुत करते हैं। जैसे अभी कोई वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है तो उसको क्या शनिवार के कार्यक्रम में रख सकते हैं। उसमें दो दल बनाए जाते हैं, एक दल के पक्ष में बोलता है, दूसरा दल विपक्ष में बोलता है। अगर संभव हो सके तो शिक्षक पहले ही छात्रों को बता दे कि हमारा ये टॉपिक रहेगा, जिससे क्या है विद्यार्थी उस पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कुछ सामग्री को तैयार कर ले। और जब वाद विवाद प्रतियोगिता शुरू की जाती है तो प्रारंभिक औपचारिकता अर्थात हम किसी को संबोधित नहीं करते, सीधे ही अपने विषय पर आकर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। अपने अभिमत को पक्ष में तथ्य पर बल दिया जाता है और विपक्ष के तथ्य को तर्क देकर तथ्यहीन किया जाता है। जैसे शाकाहारी भोजन उचित है के पक्ष विपक्ष में विचार अभिव्यक्ति। तो हम कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, उसमें एक दल है वो पक्ष में बोलेगा, दूसरा दल उस
के तर्कों को तथ्य के द्वारा उनको तथ्यहीन सिद्ध करेगा। अब देखिए कक्ष में वाद प्रतियोगिता से क्या क्या लाभ है। अधिगम भली प्रकार से शीघ्रता से ग्रहण किया जा सकता है। अल्प समय में अधिक तथ्यपूर्ण अधिगम होता है। अभिव्यक्ति का विकास होता है। छात्रों में आत्मविश्वास की जागृति होती है। छात्रों की तर्क शक्ति का विकास होता है। इसके साथ साथ हम एक दो पॉइंट और भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं कि जैसे विद्यार्थी अपनी बात को तो रखना सीखते ही है, साथ के साथ दूसरे की बात को भी स्वीकार करना सीखते हैं। अब आगे देखते हैं हम अगला टॉपिक कौन सा है जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। वो है औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा। भाषा व्यवहारिक विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण माध्यम है। कई बार हम किसी विशेष विषय से संबंधित बातचीत करते हैं तो हम कभी सामान्य रूप से व्यवहारिक बातचीत करते हैं। अब देखिए औपचारिक भाषा। जब हम किसी स्थान विशेष पर निर्धारित विषय वस्तु पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं तब जो भाषा प्रयोग में ली जाती है उसे औपचारिक भाषा कहते हैं। औपचारिक भाषा में उचित शब्दों से बने वाक्यों का प्रयोग शिष्टता पूर्वक किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए उचित अर्थानुकूल मुहावरे व लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। स्कूल व कार्यालयों में औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसी सभा सम्मेलन में औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। फिर है अनौपचारिक भाषा। अनौपचारिक भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा या वार्तालाप की भाषा होती है। इस भाषा में व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, भले ही वे शब्द देशी व विदेशी, रूढ़, तत्सम व तद्भव हो। अनौपचारिक भाषा में व्याकरण सम्मत नियमों का प्रयोग आवश्यक नहीं है। अनौपचारिक भाषा में मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाना आवश्यक नहीं है। समाज, समुदाय और परिवार में अनौपचारिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्टूडेंट, जैसे ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दोनों में अंतर क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक भाषा में अंतर क्या है, या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि औपचारिक भाषा क्या है, या फिर ऐसे भी बन सकता है कि अनौपचारिक भाषा क्या है। आपका क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, हमें ये फैक्ट याद कर लेना है। चलो आज के लिए इतना ही, और कोई मोस्ट क्वेश्चन होंगे वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।